बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत एक तवील अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी दहशतगर्दी कर रहा है और जितने भी पाकिस्तान के दरिया थे उन सब पर गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर डैम तामीर करके पाकिस्तान को उसके पानी के आखिरी कतरे से महरूम कर देने की साजिशों में मसरूफ़ है। नाज़रीन, ये साजिशें आज शुरू नहीं हुई। अगर आप तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो हनूद और यहूद दोनों ने मिलकर 1905 में इन साजिशों का आगाज़ किया था, जब इजराइल ने अपने इर्द गिर्द तमाम पड़ोसी मुल्कों के पानियों पर कब्जा करने की साजिश का आगाज़ किया था। इसी तरह से भारत ने उसके पीछे कौन है, हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में कोशिश की कि आपसे ये शेयर करें हम कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पानी से महरूम करके इसे एक बंजर इलाका, एक रेगिस्तान बनाने पर तुली। आज हम कोशिश करेंगे कि तफसील से इस पर गुफ्तगू हो, जिसके लिए मैंने अपने स्टूडियोज में दावत दी है दो ऐसे हजरात को जो इस हवाले से स्पेशलिस्ट भी हैं, उनकी अपनी एक राय है और गहरी नज़र रखते हैं कि भारत इस वक्त हमारे साथ क्या कर रहा है। मेरे पहले मेहमान मेरे साथ हैं सलमान नजीब खान साहब। आपने एक तंजीम बनाई हुई है जिसे पानी कहते हैं, उसके कन्वीनर हैं और डैम्स के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, इरीगेशन के हवाले से तमाम जितने भी शोबे हैं उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इब्राहिम मुगल साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे ही प्रोग्रामों में कई मरतबा वो इन सब साजिशों से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहे हैं, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं और एक दर्द है कौम का उनके दिल में। तो गुफ्तगू के आगाज़ के लिए मैं सलमान नजीब खान साहब से कहूँगा कि ज़रा एक पूरी पिक्चर ज़रा बता दीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो वफाकी हुकूमत जो जिम्मेदार है इस बात की, उसकी बेहिसी के पीछे कौन से अवामल हैं जो कार फरमा है। जी नजीब साहब। 3 स्टेजेस हैं जी, 3 मरहले हैं पानी को समझने के लिए। ये ज़रूरी है क्योंकि आप ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपने उठाया है। 47 से 60 तक तो उसकी जो जारियत का जरिया था हिंदुस्तान का वो था कि कश्मीर पे उसने फिजिकल कब्जा कर लिया था पार्टीशन से पहले। उसके बाद उसने आप पर 12 साल इतना प्रेशर डाला कि आपने उसको 33 MAF, जिसमें 26 आपका 27 आपका हिस्सा था, वो आपने उसको पानी दे दिए। 3 दरिया दे दिए कि खुदा के लिए वो जो 3 दरिया ऊपर से आते हैं उनको ना हाथ लगाना। आप हवाला दे रहे हैं 60 की ट्रीटी का। उसने आपको अहमक बनाया, खुदा न खास्ता आपको अहमक बनाया और आप तैयार हो गए। कोई ऐसा टोला ज़रूर होगा मखसूस हमारे अंदर अफसरान का, या जिन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान को इस मामले में गुमराह किया। जी मोनुद्दीन का नाम लोग लेते हैं। उसके नतीजे में सुतलेज, ब्यास और रावी तो हमने ऑलमोस्ट उनके सुपुर्द कर दिए। सर 20% आपके पास 175 मिलियन एकड़ फीट पानी था सन 47 में, और आपने उसमें यानी सुतलेज, ब्यास और रावी में आपको 33 MAF फ्लो में 27 आपका था हिस्टोरिकल शेयर, क्योंकि उस वक्त हिस्टोरिकल शेयर चलता था। वो तकरीबन आपने हमेशा के लिए उनको तोहफा दे दिया और लाहौर को और शहरों को नीचे, और उस वक्त किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। मेरा ख्याल में जी सुना कहते हैं मसूद खदरपोश साहब CSP ने कुछ आवाज़ उठाई थी तो फील्ड मार्शल ने कहा, पहले तो ब्लैकआउट करवाया सारी खबरों को 19 सितंबर के बाद। नेहरू साहब खुद आए थे कराची और गुवाहाटी को साथ लेकर आए थे, और हमारे जो उनका सबसे अच्छा एक्सपर्ट यानी सबसे मेहनती आदमी जो हो सकता था इरिगेशन में, और हमारे जो CSP साहब जी मोनुद्दीन साहब थे, उन्होंने 7-8 जब 52 से जब डिस्कशन शुरू हुई वॉशिंगटन में तो वो तकरीबन अमेरिका ही रहे। तो उनका सबसे बड़ा कारनामा तो एक नई शादी थी, शायद वो एक मेम साथ लेकर आए थे। तो BA मलिक साहब अपनी किताब में लिखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी इन रेट्रोस्पेक्ट कि गुवाहाटी जिस दिन कराची पहुंचा है दारुल खिलाफा, तो वही था हमारा नेहरू के साथ। उसको बताया गया उसकी बीवी फौत हो गई दिल्ली में। उसने कहा मैं बहुत बड़ा काम करने आया हूँ, मेरी बीवी बाद में हो जाएगा जो सिलसिला उसका है फॉर्मेलिटीज़। और जी मोनुद्दीन साहब हमारे मेन एडवाइज़र थे अयूब खान के, एज ए मेन डेलीगेट। उस वक्त कमिश्नर तो 60 के बाद बना ना, उस वक्त कमिश्नर नहीं कहलाता था, मेन डेलीगेट थे वो। बारह जी अब वो स्टेज था 12 साल का जो उन्होंने आपको स्क्वीज करके, कभी वो माधोपुर बंद करते थे रावी पर, कभी वो फिरोजपुर बंद करते थे, सुतलेज बंद करते थे। आपको उन्होंने इतना तंग किया कि आपने कहा यार खुदा के लिए ये हमारे 3 दरियाओं को हम तक छोड़ दो। और उसमें अमेरिकनों ने और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो आपसे नेगोशिएशन कराई, वो उनकी नीयत सही होगी, यकीनन सही होगी।
आप ही अगर बुजदिल निकले और आप ही अगर नालायक निकले तो फिर सेकंड फेज शुरू होता है सन 60 के बाद। ठीक, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये लीजिए पैसे वर्ल्ड बैंक से, आप अपने डैम बनाइए। आपने 6 साल में मंगला डैम बनाया, उसके बाद 68 में आपने तरबेला शुरू किया, 74 में तकरीबन तैयार हुआ। उसके बाद जब तक वो ईस्ट पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी को फारग कर चुके थे नऊजुबिल्ला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, अब इनको डैम ना बनने दो। छुपी हुई बात बांग्लादेश को क्रिएट कराने की भी यही थी कि वहां भी पानियों का मसला जो है उनके साथ अभी तक चल रहा है, लेकिन सर वो मसला जरा थोड़ा छोटा है। मसला असली तो है ना कि पाकिस्तान एक सेमी एरिड सेमी डेजर्ट कंट्री है। उन्होंने कहा बनने दो इसको, इनको तो पता ही नहीं है, तो मेहनती लोग। उन्होंने हमारी 150 साल की जो हिस्ट्री है ना जी, मुझे एक शर्म से कहना पड़ता है सर झुकाकर कि सन 1707 से 1857 वाली हमारी जो हिस्ट्री है, कि जब सिखों ने आके अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला शुरू किया कि मुसलमान इस काबिल नहीं रहे कि वो मुकाबला कर सके, और उन्होंने टीपू और हैदर की किताब पढ़ के अपने फ्रांसीसी जर्नलों को बुला के लाहौर पे उन्होंने किलाबंदी की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने तकरीबन 100 साल मुकाबला किया। और वो जब ख़त्म हुआ, बेचारा फौत हुआ, तो उसके बाद फिर उसके बेटे नहीं संभाल सके, और 1857 में नौजुबिल्ला गदर तो नहीं था, वो आज़ादी जंग की आज़ादी थी, आज़ादी जंग थी, उसमें हम रह गए। बात यह है जी कि आते तीसरे सीक्वेंस पे सर, दूसरे सीक्वेंस पे आते हैं। 60 और 74 में आपने डैम तो बना लिए। उसके बाद साजिशों का ये अमल हो गया ईस्ट पाकिस्तान के जाने के बाद कि आपके वली खान फैमिली जो है, वली बाग और कुछ प्यारे सिंध में तैयार हो गए, जिन्होंने कहा कि साहब हम तो डैम नहीं बनने देंगे, ये पानी तो है ही। किसी ने कहा जी हम पानी में डूब जाएंगे, नॉर्थ वालों ने बिल्कुल गलत। सुलेमान साहब गुजरिएगा नहीं इस पर से, ये बताएं कि इन लोगों ने क्यों इसकी मुखालफत की। इस वक्त टाइम है एक ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आके मैं इब्राहिम मुगल साहब से भी पूछूंगा, लेकिन आप भी ये बताइएगा कि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है भारत की आबी दहशतगर्दी और पाकिस्तान की बेहिसी के हवाले से। सलमान नजीब साहब हमें बता रहे थे कि 3 फेजेस थे, पहला फेज उन्होंने बताया, दूसरे पे गुफ्तगू कर रहे थे। जी आप जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए, लेकिन एक जुमला है मोतरज़ा की मुझे इजाज़त दीजिए। आपने IMF वर्ल्ड बैंक के हवाले से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कहा कि उनकी नीयत शायद ठीक होगी। ये रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद पड़ी हैं, हाईलाइट्स में करके लाया हुआ हूँ कि पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनाइटेड नेशन ये सारे बाइस्ड हैं। यूनाइटेड नेशन इस वक्त भी 7 डैमों के लिए कार्बन क्रेडिट दे रहा है इंडिया को, और अगर कश्मीर में, और अगर वो दे दिया तो लेजिटिमेसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ है। जी 3 लिंक कनाल तो हमने मजबूरन डिफेंस के हिसाब से BRB भी बना लिया, 2 और बना लिए, BS लिंक बना लिया अपनी ट्रीटी से पहले। 19 सितंबर 60 के बाद हमने 8 लिंक कनाल बनाए। क्यों बनाए कि जी जो 3 दरिया दिए हैं उसकी रिप्लेसमेंट वर्क्स के हम बड़े डैम बनाएंगे चनाब पर, चनाब पे तो हमारे पास साइट नहीं है, जेलम पर और इंडस पर, और हम उस पानी को रावी, सुतलेज और ब्यास तो आता ही नहीं है, इन दोनों को जिंदा रखेंगे और साउथ पंजाब को जिंदा रखेंगे। ठीक, आपने तरबेला डैम जब खत्म किया, साजिशें शुरू हो गई। वली बाग बोल पड़ा वहां से कि जी हम तो नहीं बनने देंगे, हम तो डूब जाएंगे, जो आज सब दुनिया को पता है कि झूठ है, नहीं डूबेंगे। क्यों? 1929 वाला फ्लड जो है वो 1000 दफा डिस्कस हो चुका है। वो अटक गौर से ऊपर होना है, नीचे नहीं होना। कालाबाग तो 100 मील नीचे है रादर। ठीक, अब बात रही वो साजिशें शुरू हो गई आपके ऊपर, क्योंकि आप कमजोर पड़ गए। अब उनका सेकंड फेज शुरू हो गया। उसके बाद जो अब सबसे ज्यादा सीरियस बात ये आई कि पानी आपका कम होता चला गया और उनका थर्ड फेज शुरू हो गया। तीसरे फेज पे अगर आप आ जाएं तो मैं फिर बढ़ूं आगे। तीसरा फेज ये है कि उन्होंने कश्मीर में आबी जारियत का नेक्स्ट फेज ये शुरू किया कि उन्होंने डैमिंग शुरू कर दी। सलाल डैम बनाया चनाब पर। चनाब पे हमारे पास कोई साइट नहीं है, हमारे पास कोई पहाड़ी इलाका नहीं है। चनाब जब मराला से अंदर आता है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। चनाब बहुत बड़ा दरिया है। तो ये तीसरा फेज है। मैं आपके पास 171 प्रोजेक्ट शुरू हैं और 172 वाला मुझे पिछले हफ्ते पता लगा है कि उन्होंने 3 महीने का नोटिस दिया है और हम सोए पड़े हैं। हमारा तो कमिश्नर भी कोई नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। इब्राहिम मुगल साहब गुफ्तगू आपने सुन ली। सलमान साहब ने कोशिश की कि 3 फेजेस में हम पर क्या गुजरी बताएं। आप मुझे ये बताएं कि एज ए नेशन आज हम कहां खड़े हैं और इस बर्बादी और तबाही के जिम्मेदार दर हकीकत कौन लोग हैं। बुखारी साहब सादा अल्फाज में बात करें जी, बदकिस्मती ये है कि आज जो पाकिस्तान का या पाकिस्तान की अवाम का मसला है वो पाकिस्तान के हुक्मरान का मसला नहीं है। बदकिस्मती यहां से शुरू होती है। जो मेरा और आपका मसला है, जो पाकिस्तान का मसला है, वो यहां के हुक्मरान का मसला नहीं है। और यहां का हुक्मरान
दूर से भी आंधी नजर आई, हल्की सी हवा नजर आई, ब्रीफ केस पकड़ेगा और भाग जाएगा। लेकिन माजरत के साथ इस बेगैरत कौम का क्या करूं। 17 सितंबर 1960 तीन दरिया दिए जा रहे हैं, सतलुज, रावी और ब्यास। 28 मिलियन एकड़ फुट, 2 करोड़ 80 लाख एकड़ फुट पानी दिया जा रहा है भारत को। 10 अरब रुपया मिला, जो आज उस पानी के बदले में मैं सालाना 200 अरब रुपया इस्तेमाल कर उतना पानी ट्यूबवेलों से निकाल रहा हूं। चले गए वो 3 दरिया। अब क्या हुआ, जब भारत ने उन 3 दरियाओं पर पूरा कब्जा कर लिया, वो लानती आज क्या कर रहा है और मेरा हकम आज क्या कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि कौम को रात को नींद कैसी आती है। क्या कर रहा है पिछले 9 सालों में, कौम नोट कर ले। ये जेहलम, चिनाब और सिंध, जिसके आप कहते हैं कि ये हमें सरसब्ज और आबाद रखेगा, इन पर 26% इनका पानी, जो तकरीबन 28 मिलियन एकड़ फुट ही बनता है, जितना कि उसने 1960 में आपसे ले लिया था और आपका बलोचिस्तान और चोलिस्तान मार्जे वजूद में आया था। आज भारत ने जितना कब्जा कर लिया है, पाकिस्तानियों माजरत के साथ बगैर तो तैयार रहो, भारत 2 काम करेगा। एक, पानी का बम इस्तेमाल कर रहा है। अगर पानी का बम इस्तेमाल ना किया तो पानी का बैंक इस्तेमाल करेगा। लानत है ऐसे लोगों पर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और भारत मेरा ही पानी रोककर मुझे कह रहा है कि 5000 मेगावाट बिजली ले लो और मेरी कौम सोई हुई है और परेशान है। मुगल साहब, एक बात मैं अर्ज करूंगा यहाँ, पूछे। सिर्फ कौम ही जिम्मेदार नहीं है, वो तो सफरर्स है ना। असल में तो हमारी रूलिंग एलीट और वो वेस्टेड इंटरेस्ट, जो मेरी ख्वाहिश थी कि आप उन्हें एक्सपोज करें। मैं बताता हूं, ये एक खत है। ये हमने क्या किया, 18 जनवरी को लिखा 2012 को। डैम लिखे कि ये डैम है, ये इसकी हाइट है, ये दरिया है जिस पर बन रहा है, इतनी कैपेसिटी है, इतना पाकिस्तान का पानी रुकेगा। सदर पाकिस्तान को लिखा, वजीर आजम को लिखा, सियासी पार्टियों के हेड को लिखा। मासवा एक काजी हुसैन अहमद के अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, खुदा की कसम किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। यह सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरीट से एक छोटी सी चिट्ठी आ गई कि कोई काजी है, इम्तियाज काजी, वो मामले को देखेगा। और उस लानती ने आज तक इस मामले को नहीं देखा। कौम क्या कर रही है। और आप बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं, आज अगर कालाबाग डैम होता, 132 अरब रुपए की बिजली कौम को बिलों की शक्ल में सस्ती मिलती। ठीक, 132 अरब रुपए बिजली सस्ती मिलती। दूसरी बात क्या होती, सैलाब में कोई बंदा मरता है, क्यों कत्ल, क्यों उसका मुकदमा मुल्क के सरबराह पे नहीं होता। अगर डैम बनाया होता, सैलाब ना आता, वो बंदा कत्ल ना होता। कातिल तो फिर हाकिम हुआ, और हाकिम आंखें क्यों नहीं खोल रहा। जब इस तरह की बातें कौम हुक्मरानों को खुद बताए और हुक्मरान जागने के लिए तैयार ना हो, क्या कहता है चौधरी शुजात कि जी आप एनएफसी से पैसे इकट्ठे कर लें और बिजली वालों को दे दें और वो बिजली पैदा कर लें। चौधरी शुजात साहब, आज तो आप लंदन चले गए हुए हैं, लेकिन आपके कोई साथी सुन रहे होंगे। ये जो एनएफसी से आपने एक तजर्बा या तजवीज दी, पैसे इकट्ठे होंगे और वो फिर चोर जिन्होंने आज 300 अरब रुपया बिजली का देना है और कोई हाकिम उन पर हाथ डालने को तैयार नहीं है। ये एनएफसी से आप 100 अरब या 50 अरब इकट्ठा करेंगे, फिर वो चोर चोरी करके बिजली ले जाएंगे। अगला आपका स्टेप क्या होगा। तजवीज ये है कि आप पैसा लेके फिर आरपीपीज और आईपीपीज वालों को दे दें, आईपीपी को दे दें ताकि वहां करप्शन हो। और लोग जिन्होंने 300 अरब पहले रोका है, वो 300 अरब और रोक लोगे। माशाल्लाह, कितनी अच्छी तजवीज है चौधरी शाह साहब आपकी। हल ये बताएं कि 300 अरब रोकने वाले डाकुओं से पैसा वापस लेना है। नाज़रीन, जज्बात आपको अंदाजा है भड़क रहे हैं, लेकिन वक्त है इस वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक पर चलते हैं, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू भारत की आबी दहशतगर्दी और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। इसके हवाले से गुफ्तगू जज्बाती मराहल में भी दाखिल हो जाती है, इसलिए कि जब आपको ये पता हो कि आपके मुल्क, आपके वतन, आपकी कौम के खिलाफ साजिश हो रही है, तो जज्बात का काबू रखना ज़रा मुश्किल है। ज़रा थोड़ा सा सेन, थोड़ा सा जो है आर्टिकुलेट तरीके से सलमान साहब की तरफ जाते हैं। सलमान साहब, ये बताइएगा, आप गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक के दौरान, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशें हैं, सबसे ज़्यादा इनकी कामयाबी इसलिए कि उन्होंने लोगों को कभी पता नहीं चलने दिया, लेकिन अब चूंकि मीडिया वाइब्रेंट है तो बात जा रही है लोगों तक।
आप भी कुछ फाइलों वाइलों में गुम थे, जरा बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक पौधा लगाया हिंदुस्तान ने, नेहरू ने खुद उसकी ओपनिंग की, और हमें उस खौफनाक पेड़ का जो इस वक्त हमारे लिए जानलेवा है, ICID इंटरनेशनल कमीशन फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, उसने जून सन 50 में बनाया। बच्चे वेब पे जाके देख सकते हैं, अब तो बच्चा घर घर वेब अवेलेबल है। वो खौफनाक पेड़ इस वक्त 20 से 25 हजार साइंसदानों पर मुश्तमिल है। ये साइंसदान वही है ना जिसके मुकाबले में हमारे पास जो जवाब देने के लिए वो तीन आदमी है। इंडियन कमिश्नर फॉर इंडस वाटर के पास अब 10-15 का सेक्रेटेरिएट होगा, लेकिन उसके पास रॉ से बेहतर महकमा है ICID, जो पूरी दुनिया में नेटवर्क है। हमारे पास लाहौर के इत्तफाक से बेगम रोड पे ये फेडरल महकमा है, जिसको पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर कहते हैं। वो आजकल तो सस्पेंडेड है, OSD बना हुआ है। जो हमारा 5वां कमिश्नर था, 19 साल नलायक इधर रहा है, शाह साहब, जमात अली शाह। उसके 3 आदमियों का जाकर आप हाल देखिए, वहां ऐसा लगेगा कि आप किसी मुर्दा खाना में आ गए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एफर्ट करनी थी उन्हीं को इस कसम पुर्सी की हालत में रखा गया है कि कहीं पाकिस्तान का केस जो है वो सही तरीके से। सर, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि आपको अदारा नहीं बनने दिया जो इंडस वाटर्स को समझ सके, हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। आप बगलियार हारे हैं, बगलियार 1 जो हारे हैं, लो लेवल गेट उसने करवा लिए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट का बहाना करके। आपको किशन गंगा पे मार पड़ी है। किशन गंगा पे मार पड़ने लगी है। कमाल मजीदुल्लाह साहब को बुलाया है सदर साहब ने अपने दोस्त को इंग्लिस्तान से, वो क्या कर लेगा। अब इस वक्त कमाल मजीदुल्लाह साहब का हाल यह है कि हमने टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश की जर्नलिस्टों ने कि आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे आज भी कि उनसे राब्ता हो ताकि वो कौम को बताएं तो सही, जिम्मेदारियां तो ले ली हैं, कर क्या रहे हैं। आज से 10 साल पहले अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लेके हिमाचल प्रदेश, कश्मीर के बॉर्डर तक 50,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर 28,000 मेगावाट, जो हम 171 गिनते हैं, कोई दोस्त 190 कहता है। बहरहाल नक्शे तो हमारे पास 171 के मौजूद थे। जब मैं डेलीगेशन में गया हूं इंडिया, और ये निजी लेवल पर उनसे डिस्कस करने रामास्वामी आए, तो 171 हमारे पास नक्शे मौजूद थे। हमने कहा बताली साहब चला रहे हैं इस वक्त, सलाल डैम भी उसमें बड़ा खौफनाक डैम आप चला रहे हैं चनाब पर। बगलियार आप केस जीत गए, आप चला रहे हैं, 14 आप बना रहे हैं, और 115 आप एडवांस स्टेज डिजाइनिंग पे। तो उस पर रामास्वामी आर कहने लगे डिजाइनिंग ही होती है। मैंने कहा जी, जो आप चीज डिजाइन करते हैं वो बना छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे कुछ मुट्ठी भर गद्दार आपके हाथों में। और ये मैंने उनको लिख के दिया। मैंने कहा कि आप उनको रोते हैं जो 10 बॉम्बे गए थे, आप उनकी फिक्र करें। जैसे ये कौम पागल हो गई, ये तो बेवकूफ कौम है, खुदा न खास्ता पागल हो गई तो एटॉमिक वॉर करा छोड़ेगी। ये बात और डैम का भी तो जिक्र करते हैं। अब ये सर डैम जो है, सर मयार डैम, उन्होंने 27 अप्रैल को, हाल सुन लीजिए, एक लकूना है हमारे इंडस वाटर ट्रीटी में। हम तो ट्रांसग्रेस कर नहीं सकते इंडस वाटर ट्रीटी। हम तो वो खरबूजा है, छुरी उसके हाथ में है, पानी उसके हाथ में है, वो मरी जा रहा है, छुरी खरबूजा आपका तबाह कर रहा है। आप क्या है, खरबूजा मतलब यह है कि आप रोक नहीं सकते उसका पानी, आप ट्रांसग्रेशन कर नहीं, वो हम पर गिरे, हम उन पर गिरे, नुकसान हमारा ही है। वायलेशन आप कर ही नहीं सकते। आप इस वक्त, आपकी गर्दन उनके हाथ में है, और पूरी दुनिया को आप बावर कराने को तैयार नहीं, कि आपके अपने लीडर तैयार नहीं समझने को। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी साजिश है नस्लकुशी, जेनोसाइड की, कि वो आपका पानी, ग्लोबल वार्मिंग का जितना पानी नॉर्दर्न रिम पे आएगा, हिंदुस्तान का हिमालयस और काराकोरम में, वो सारे का इंतजाम कर लिया उन्होंने। क्या कर लिया कि जो पानी वो चलाएंगे, किशन गंगा खुदा ना खासा जिस दिन चलाएंगे, सारा पानी वो रावी में लेके जाएंगे, सीधा सुतले और रावी के थ्रू वो नॉर्दर्न इंडिया में लाएंगे। वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब को उन्होंने जोड़ रहे हैं अंडर दी प्रभु प्लान। 2006 में लॉन्च हो गया। 50 कालाबाग की कीमत पर बना रहे हैं, $212 अरब। अपने मुंह से कहते हैं कि 10 सालों में 212। दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये ICID का शाकार है कि सारी ग्लोबल वार्मिंग 100 साल का पानी वो इकट्ठा करेंगे, और उसमें हमारे हिंदुस्तान का इंडियन हेल्ड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का चोरी का पानी भी उसमें शामिल होगा। और यहां कौम का यह हाल है कि हम फेज 1 में फंसे हुए, हम कालाबाग करें। कालाबाग तो बहुत जरूरी बनना था 20 साल पहले। हम फेज 1 होना चाहिए था। वो जो हम उन पे केस करते हैं वो जीत जाते हैं, इसलिए कि सारी दुनिया के एक्सपर्ट उन्होंने नेटवर्क किए हुए। ICID का इस वक्त शिकंजा 5 कॉन्टिनेंट्स पे है पूरी दुनिया में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सुलेमान नजीब साहब जैसा धीमे मिजाज का आदमी भी इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गया है। थोड़ा सा चलते हैं इब्राहिम मुगल साहब की तरफ। इब्राहिम मुगल साहब, मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए आप। एक तो ये कि हम तो सबके साथ शेयर करते थे, डाउन स्ट्रीम वाटर जो पंजाब से गुजर के जाता था, सिंध को भी मिलता था, बलोचिस्तान को भी मिलता था। हम तो इतना बड़ा दिल करके बैठे हुए थे। मगर ये कालाबाग डैम को एक तरह का पंजाब डैम बना के इसको जिस तरह दफन किया गया है, आपके सामने है। ये पंजाब की लीडरशिप क्या कर रही है? देखें,
पंजाब की लीडरशिप बुजदिल है और बारी के इंतजार में है। लेकिन मैं बता दूं बुखारी साहब, शायद अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, वो बारी वाला दिन ही ना आए, क्योंकि जिस तरह के मुल्की हालात बन गए हैं, कौम सुन ले। हम कहते हैं हमने 17 सितंबर 1960 को एक मुआहदा किया, खुदा की कसम आज उस मुआहदे पर ही अमल हो जाए तो भारत के ये जो मुतनाज़ा डैम बनाए हुए हैं उनमें से 90% खत्म हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि कोई नया मुआहदा करो, हम कहते हैं जालिमों हुक्मरानों बाहर निकलो, 1960 वाले मुआहदे पर अमल ही कराओ, किसी को तौफीक नहीं। नाजरीन, गुफ्तगू जो है आपके बिल्कुल सामने है। कोशिश ये की गई है कि आपको सही मंजरनामा जो है वो पेश कर दिया जाए। अब हम लास्ट फेज में जब दाखिल होंगे तो अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये तो सब ठीक है, तस्वीर कशी आपने कर दी है, अब किया क्या जाना चाहिए। उस हवाले से गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद चलते हैं ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हम दाखिल हो रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में। मेरे मेहमान जो हैं उनसे हम जब ये ब्रेक थी उस पर भी गुफ्तगू कर रहे थे। इतनी बातें कहने की हैं, इतने राज अफशा करने के हैं कि उसके लिए एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम चाहिए। हम पहले भी कोशिश करते रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि इस पानी के मसले के ऊपर जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम अपने अवाम, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं, कभी हम उसमें कोई कमी नहीं रहने देंगे। सलमान नजीब साहब, सब कुछ सुन लिया, देख भी लिया, आप ये फरमाइए कि जो सूरत हाल का हमें सामना है, कौम को सामना है आज, क्या उसको डील करने की कैपेसिटी, प्लानिंग और स्किल हमारे पास है? सर 3 चीज़ें बनती हैं जी। अगर हल देखना है, हम लेट हो चुके हैं, बेड़ा गर्क करा चुके हैं, लेकिन कौम को बचाना है, अपनी आवाम को फ्यूचर देना है जी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हमारे प्यारे कायद के इस मुल्क को बचाना है हर कीमत पे, जो बच गया है। पहले तो आपकी हुकूमत में सकत तो नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपकी हुकूमत डिफेंस, इरिगेशन, इंडस वाटर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। वो चाहती है जो दिल्ली से हुक्म आ जाए उस पे वो तैयार है करने को। हमारी नाचीज राय में, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर, मेरी नाचीज राय में तो ये है कि दिल्ली से अहकामात आ रहे हैं। मेरा ख्याल है वी हैव ऑलरेडी बिकम जो आज से हमारे आखिरी हुक्मरान जो हम मुगल बादशाह थे उनका साथ जो हुआ, कह रहे हैं कि जिन्हें हम ऐसे लग रहा है दिखाते थे उनसे डिक्टेशन ले रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है साहब कि क्यों पानी के ऊपर आप अभी एक नया डैम बनाने को है चनाब पर। वो छोटी सी मिसाल है, 27 अप्रैल का खत है इंडियन कमिश्नर का, अब वो सर्कुलेट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ टाइम जाया करेंगे, 3 साल बाद, सिर्फ 3 महीने है। ये इंडस वाटर ट्रीटी में एक लैकूना है कि 3 महीने में अगर अब रिएक्ट ना करें फारग हो जाते हैं। खत्म। अब वो हिंदुस्तान जो 172वां प्रोजेक्ट शुरू कर देगा चनाब पर, 72 इत्तेफाक से 28 मीटर ऊंचा है और 91 मीटर चौड़ा है। और यहाँ वो खत महबूबा के खत की तरह से घूमता रहेगा इधर से उधर। यही होता रहा है जमात अली शाह के 19 सालों में, 5वें कमिश्नर के, उससे पहले 4 कमिश्नर कुछ बेहतर थे। और आपका बेड़ा गर्क खुदा ना खास्ता करने को है हिंदुस्तान। आपका $60 अरब का पानी तो उसे जाया करवा दिया ना सालाना। आपको उसने गरीब तर कर दिया। ये सबसे अमीर मुल्क जो इस खित्ते का था वो सबसे गरीब हो चुका है। कि अब किसी को कहो ना यार कि हम $60 अरब का पानी हर साल फेंकते हैं समुद्र में, कहते हैं यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कोई नशा करके आए हो। उन्हें कहते हैं नहीं भाई, पानी तो पर तो आपका मुल्क चलना था। तो हिंदुस्तान ने क्या किया? आपकी वापडा को फर्क किया। इस वक्त एक ANP का आदमी वापडा चला रहा है। क्यों चला रहा है? एक रिटायर्ड CSP YNP जो कायदे-ए-आज़म, उन्होंने 2 दफा उसने कालाबाग को बंद करवाया 2008-2009 में। फकरिया वो उसका मेंबर वाटर इसको एक्सटेंशन दिया। एक आखिरी बात, पेशेन गोई जिसको कहते हैं क्लाइमेटिक फोरकास्ट, वो ये कहती है कि इस दफा का मॉनसून एवरेज से ज्यादा होगा और तबाही भी कई गुना ज्यादा होगी जो हमने 2010 में देखी थी। सजा मिल रही है कौम को सर। ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है। और कैस्केडिंग, अगर आप कैस्केडिंग नहीं कर सकेंगे, 2, 4, 6, 7 डैम नहीं बना सकेंगे इंडस पे, और अल्लाह करे एक आधा साइट आपको चनाब पर भी है और ऑफ चैनल स्टोरेजेस भी है, आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। आप एनर्जी कहां से लाएंगे? आप तेल इंपोर्ट करके ये मुल्क नहीं चला सकते। 18 साल की जहाद मैंने खुद भी की है, कुछ मेरे दोस्तों ने भी की है। आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूरी दुनिया को बावर करना होगा। आप पर भी एक जिम्मेदारी आती है शाह साहब, आपके मीडिया पर। अगर हम निजी लोग अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं कारोबार की, टाइम की और अपनी जानो माल की, आपको पूरी दुनिया को बताना होगा कि हमारी नस्ल खुशी हो। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। मुगल साहब जल्दी बता दें कि क्या वो इकदाम हैं जिससे सूरत हाल को संभाला मिल सकता है? हम ये कब्र और बंजर इलाके के बीच में धंसते चले जा रहे हैं। बुखारी साहब, जो बिल नहीं देता है इस मुल्क में, वो डैमों की मुखालफत करता है। वो जो भी है, क्यों 37% बिजली चोरी हो रही है सिंध में?
क्यों 43% बिजली चोरी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में? क्यों 49% बिजली चोरी हो रही है बलूचिस्तान में? पंजाब में अगर 12 है। जो बिल नहीं देता वो डैम के खिलाफ है। दूसरी बात, कौन सुन ले सर, गरीब ये जो पंजाबी है, ये पंजाबी चोरी करता है, माजत के साथ ये पंजाबी बुज़दिल है, माजत के साथ ये बेशरम है और माजत के साथ ये बेहिस भी है। और मैं और एक बात कर दूं, आज सुन ले, क्या जब मंगला और तरबेला नहीं बना था तो सिंध को 36 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता था? दोनों डैम बन गए, क्या आज 43 मिलियन एकड़ फुट पानी नहीं मिला? बेशक। आज कालाबाग डैम बन जाए, सिंध हमसे 20 लाख एकड़ फुट पानी स्टैंप पेपर पर लिख ले, आज की निस्बत ज्यादा ले ले। और अगर आज कालाबाग डैम बन जाए, 132 अरब रुपए बिजली के बिलों में छूट मिल सकती है। कौम को क्या करना है? खुदा की कसम, कौम बाहर निकले, वो सिंधी हो, वो बलोची हो, वो पख्तून हो, वो पंजाबी हो, जहां जहां भी बाबू, वजीर, मशीर, वजीर आजम, सदर लोड शेडिंग के वक्त इनकी बिजली बंद ना हो तो डांग मार्च करो। मैं ये बांग दे रहा हूं कौम के सामने, अब डांग मार्च का वक्त आ गया है। कोई इनका ये मुकद्दस गाय नहीं है कि मुझे बीमार को भी बिजली ना मिले और ये यशी के लिए बिजली ले। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर को छोड़े, ये गवर्नमेंट के दफातर जनरेटर रख के मेरे और आपके टैक्सों से ये लोड शेडिंग में बिजली पैदा करते हैं। तोड़ दो इनके जनरेटर, तोड़ दो इनके दफातर, इसलिए कि जब इन्हें एहसास होगा कि गरीब आदमी किस तरह जिंदगी बसर कर रहा है। और मैं एक और बात कर दूं, कौन आज ये पैगाम ले ले, खुदा की कसम, भारत हमें हड़प करना चाहता है, बगैर जंग लड़ रहा है, पानी का बम, पानी का बैंक इस्तेमाल कर रहा है। अपर और लोअर चिनाब सबसे पहले बंद होंगी, 40 लाख एकड़ बंजर जमीन बन जाएगी। ये जो फूड बास्केट थी नहीं रहेगी फूड बास्केट। लेकिन मेरे पाकिस्तानी भाइयों, माजी में भी ऐसे मौके आए, 1947 में भी ऐसा मौका आया, मेरे आबाओ-अजदाद ने कुर्बानियां दी। आज ये वतन भारत के गासबाना रवैयों से बचने के लिए, मौजूदा हुक्मरानों से निजात के लिए आपकी फिर कुर्बानी मांगता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कोई साजिशी या सियासी बात नहीं कर रहा, मुझे प्यार है अल्लाह की ताबिया फरमानी के बाद इस रियासत से, लेकिन इस रियासत को जो लोग चला रहे हैं, खुदा की कसम कौम रिस्क ले रही है। कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, और दुनिया लेवल पर जिस तरह ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा, फ्लड आया, कोई तबाही हुई तो पर्चा वजीर आजम पे होना चाहिए। लोड शेडिंग जब हो जाए, गरीब की लोड शेडिंग है, अमीर वो जो गवर्नमेंट में है, जो बिल भी नहीं दे रहा, 300 अरब रुपया इन डाकुओं ने देना है। बिल मैं और आप दें और 300 अरब ये डाकू बिल भी अदा ना करें और बिजली का भी तयश करें। दुनिया के किस खित्ते में ऐसा होता है? लिहाजा इन चीजों पर अमल करना होगा। खुदारा नए डैम बना लो। सिंध वालों भाइयों, जब मंगला और तरबेला के बाद आपको 70 लाख एकड़ फुट अजाफी पानी मिला, आप कहा करते थे ये तरबेला हमारी लाशों पर बनेगा, लेकिन जब बन गया तो 70 लाख एकड़ फुट पानी इजाफी ले लिया। आज भी ये नए डैम बनने दो। अगर कालाबाग से आपको 20 लाख एकड़ फुट, आप खुद ही कालाबाग डैम बना लो, आप क़यामत तक उसका कंट्रोल ले लो, आप इंजीनियर उसके खुद रख लो, लेकिन खुदारा इस कौम को नहुसत से बचाओ। भारत पानी खा रहा है, दुश्मन पानी का बम इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कुछ मराहल ऐसे थे जिसमें जज्बातियत जो है वो हावी हो गई पूरी गुफ्तगू के ऊपर, लेकिन ये जज्बातियत बेमानी नहीं है। जो कुछ इस कौम के साथ हो रहा है, जो कुछ हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं, उसका इयादा करके लोगों को बताना, मैं समझता हूँ एक तरह का जहाद है। ये बात आज इस प्रोग्राम की वसातत से सारी दुनिया ने सुनी होगी कि ऐसे लोग जिन्होंने कालाबाग डैम की 2 मरतबा मुखालफत की हो, वो आज भी पाकिस्तान के उन मसाइल पर काबज़ हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान को पानी के इस मसले से अगर निजात नहीं तो कम से कम उसे हल किया जा सकता है। उनसे ये तवक्को रखना कि वो पाकिस्तान के इस मसले को हल करने की जानब जाएंगे, मेरे ख्याल से बेमानी है। इब्राहिम मुगल ने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि 1991 में चारों सूबों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कंसेंसस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए थे कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल साजिशों की वजह से ऐसा नहीं हो सका।
वक्त बहुत कम था, गुफ्तगू अभी भी बहुत ज़्यादा की जा सकती है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।